दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल के अंदर युवा आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन में सत्ता का परिवर्तन हो गया, यानी तख्ता पलट हो गया। मंत्रियों के घरों में, प्रधानमंत्रियों के, पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर में लूट और आगाजनी हुई। पूरे नेपाल के अंदर वामपंथियों का एक एक निशान मिटाने का युवाओं ने जैसे बीड़ा उठा रखा है। और इसमें लोगों की कहना यह है कि जो हमारा नेपाल राष्ट्र पहले से था, हिंदू राष्ट्र था, यह हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई भी वामपंथी विचारधारा नहीं चलेगी। और यह युवाओं का जो आंदोलन है वो गुस्से का इजहार है। भले ही उसके पीछे कौन से कारण रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज के समय में जो युवा उस आंदोलन को कर रहे हैं, हालांकि उसमें कुछ अराजक तत्व भी हैं जिनसे जेन जी ने बिल्कुल मना कर दिया। उनका कहना यह है कि हमारा आंदोलन शांतिप्रिय था, हमको केवल सत्ता परिवर्तन करना था, लूटपाट करने वाले, आगाजनी करने वाले ये हम में से कोई नहीं है। ये वो लोग हैं जो इस हमारे आंदोलन में घुसकर जेन जी को बदनाम कर रहे हैं। और इसमें अब सत्ता की बात चल रही है कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन, क्योंकि जो मुद्दा था जेन जी का नेपाल में मुद्दा था कि जो ये जितने भी राजनेता हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनके पास अरबों रुपया इकट्ठा है, इनकी विदेशों में संपत्तियां हैं, और ये टैक्स के पैसे से, जनता का टैक्स के पैसे से नेपाल के जितने भी ये नेता हैं ये ऐश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो नेपाल है वहां का युवा, उसके लिए ना कोई रोजगार है, ना वहां कोई सरकार के पास योजना है। और ये जो युवा हैं पढ़ाई करने के लिए भी 10th क्लास के बाद, आप सोचिए, उचित पढ़ाई की व्यवस्था भी नेपाल में नहीं है, वो इंडिया या बाकी देशों में जाते हैं। रोजगार की जहां तक बात करें तो आप भारत के ही अलग अलग शहरों में देख लेंगे तो ये पूरी दुनिया में नेपाल के जो बच्चे हैं वो अपना घर परिवार छोड़ करके, क्योंकि रोजगार नहीं है नेपाल में, अन्य देशों में जाते हैं। और इसलिए युवाओं का एक गुस्सा था, और उस गुस्से में यह तय था कि भाई ऐसे लोगों को यहां से उखाड़ फेंकना है जो हमारे टैक्स के पैसे से ऐश कर रहे हैं, उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं और वो पैसे बना रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। लेकिन आज वो जो जेन जी युवा है, अब उन्होंने एक काम तो कर दिया कि सरकार पर दबाव बना, सरकार के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, नेता भाग खड़े हुए हैं, विदेशों में प्रॉपर्टी बनाई रखी थी, विदेश में चले गए। लेकिन अब पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आगे क्या, क्योंकि देश की सरकार तो चलानी है, तो आपकी पसंद क्या है? क्या आप ये कह रहे हैं कि जो ये भ्रष्ट लोग हैं इनको तो हमने हटा दिया, तो भाई अगला कौन? आपको बता दें कि जो ये युवा हैं जेन जी, वो सब के सब ये कह रहे हैं कि अब हमारी जो पसंद है, हमें तो मोदी जैसा यहां पर प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि मोदी ने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया है, भारत को आगे बढ़ाया है, हमारे देश के लोगों ने ऐसा नहीं किया। हमारे देश के जितने भी मंत्री, प्रधानमंत्री आए, उन सब ने अपनी जेबें भरी, भ्रष्टाचार किया, और इसीलिए ये सब बेकार हैं और हमको तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे देश को आगे ले जाए। नेपाल राष्ट्र, आप समझिए कि लंबे समय तक, मतलब भारत तो देश की आज़ादी के बाद से यहाँ जिस तरह का सेकुलरिज्म शब्द इस्तेमाल किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, तो हिंदू राष्ट्र भारत भी है, लेकिन इसमें जिस तरह से घालमेल किया गया, इसको तो धर्मशाला बनाकर छोड़ दिया। नेपाल के लोग इसी बात से दुखी हैं कि आज भी आप समझिए नेपाल में ये कम्युनिस्टों की सरकार रही, चीन के पिट्ठू बनकर रहे, लेकिन वहां आज भी लोगों ने परंपरा को संजो कर रखा है। कोई विदेश में कहीं रह रहा होगा, मैं ऐसे बहुत सारे नेपालियों को जानता हूं जो भारत के बाहर रह रहे हैं, यहां तक कि सऊदी अरब में, यानी मुस्लिम इस्लामिक कंट्रियों में, वहां भी वो अपने तीज त्योहार, उपवास, व्रत ऐसे ही करते हैं जैसे नेपाल में। आज भी नेपाल के अंदर सबसे ज्यादा अगर सनातन और हिंदू धर्म जिंदा है वो नेपाल की धरती पर। वहां के लोग, वहां के युवा, वहां की नारियां आज भी परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, वहां के तीज त्योहार में पूरी तरह शामिल होते हैं, और सरकार भी वहां के दबाव में, आप देखिए कि वहां जो सरकारी छुट्टी होती है रविवार की नहीं होती, वहां साप्ताहिक अवकाश जो सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में है वो शनिवार का है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में माना गया है सोम माने सोमवार
और रविवार जो है, रवि माने सूर्य है, तो रविवार छुट्टी का दिन नहीं, काम करने का दिन है, क्योंकि सूरज के हम उपासक हैं, हम तो अग्नि के उपासक हैं। नेपाल ने इसे अभी तक भी फॉलो किया है। मैं नेपाल लगातार कई बार गया हूं, मेरे वहां मित्र जानकार रहते हैं। तो नेपाल में आप देखिए कि अभी दशहरा आने वाला है, पूरे 10 दिन की छुट्टी स्कूलों की और ऑफिसों की वहां रहती है, और वहां पूरी तरह से इस त्योहार को मनाया जाता है। और क्षत्रिय लोग ज़्यादा हैं, तो वहां जो क्षत्रिय लोग हैं इसको मनाते हैं, क्योंकि उनके रग रग में ये क्षत्रियता है। दूसरी तरफ आप देखिए, नववर्ष आता है पूरी दुनिया में, यहां तक भारत में भी सरकार क्या करती है, नववर्ष कब आएगा जी, 1 जनवरी को। ये बात अलग है, कुछ राष्ट्रवादी लोग, मेरे जैसे लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो चैत्र शुक्ल 1 तभी मार्च के महीने में जो आता है अपना नववर्ष मनाते हैं, जो कि हमारा विक्रम संवत के हिसाब से चलता आया है। लेकिन देश की आजादी के बाद भारत का कैलेंडर बदला और ईसाई कैलेंडर यहां लागू हुआ। 1 जनवरी को भारत का नववर्ष मनाया जाता है सरकारी। लेकिन नेपाल ने, सरकार किसी की भी रही, अभी तक वहां की जनता ये अपना चैत्र शुक्ल वाला ही वर्ष प्रतिपदा पर जन्मदिन, वो नया वर्ष मनाती है। ये कुछ परंपराएं हैं, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में हमने अपनी संस्कृति को संभाल के रखा है, हम लोगों की रगों में वही खून है, और पशुपतिनाथ जी के हम सब भक्त हैं, उन्हीं की संतानें हैं। बल्कि तो हमारे देश में अगर हमें मोदी जैसा एक प्रशासक मिल जाए, शासक मिल जाए, जैसे मोदी जी है। अभी आप देखिए, मोदी जी को दुनिया में जो प्रसिद्धि मिली है, वो एक मुख्यमंत्री के तौर पे जब था, गुजरात मॉडल की बात होती थी, लेकिन जब से वो 2014 से प्रधानमंत्री देश के बने हैं, उसके बाद से पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से एक देश जो कहीं अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर था, आज वो 4थे नंबर पर आ गया है, और जल्द ही 3रे पर आ जाएगा, और बल्कि 2रे पर आने वाला है 3-4 साल के अंदर। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। दूसरा, जो सरकार चल रही है मोदी की, 3रा टर्म है। इस 3रे टर्म में अभी तक पूरी कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, उनके साथ पूरी अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, मतलब दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी निगाह मोदी के ऊपर है कि मोदी की कोई कमी हमें मिल जाए, मोदी को उतारने के लिए, सत्ता से बदनाम करने के लिए कुछ मिल जाए। ये बात अलग है कि कभी राहुल गांधी कहता है राफेल में चोरी हुई है, कभी वो आजकल कह रहा है वोट चोरी हुई है। झूठे आरोप लगाते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में कहीं टिकता है, ना कोई आरोप सिद्ध होता है। तो जनता भी इस बात को समझ रही है, तो दुनिया भी इस बात को समझ रही है कि मोदी जो आज 11 साल से प्रधानमंत्री की पद पर है, उनका कोई निजी कहीं पे फार्म हाउस, कोई फैक्ट्री, कोई व्यापार कुछ भी नहीं है, विदेश में कोई प्रॉपर्टी शून्य। उनके भाई भतीजे जितने भी हैं, क्या वो कोई बहुत बड़े ठेकेदार बन गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं? ऐसा अक्सर होता है। आप कांग्रेस के लीडरों को देखिए, जो एक बार मुख्यमंत्री रह गया, और मुख्यमंत्री तो मैं बड़ी बात कह रहा हूं, कोई सांसद रह जाए, विधायक रह जाए, वो इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेते हैं कि 7 पीढ़ी बैठकर खाए। देखिए आप नजर दौड़ाकर। आज मोदी जी को 11 साल हो गए, और उसके पहले वो 3 टर्म मुख्यमंत्री रहे गुजरात जैसे राज्य के। चाहते तो कितना कुछ इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं है, और यही उनकी शक्ति है। 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर लेकर चल रहे हैं, और इसी के कारण ये देश तरक्की कर रहा है। आपको एक उदाहरण दूंगा तो समझ में आएगा कि नेपाल में मोदी जी की लोकप्रियता और मोदी की मांग क्यों है। आप सोचिए कि मोदी के पहले, 2014 के पहले, किसी प्रधानमंत्री ने ये विचार ही नहीं किया कि हमको भ्रष्टाचार खत्म करना है। तो क्या हो रहा था, जो राजीव गांधी ने कहा कि केंद्र से 1 रुपया लाभार्थी के नाम पर चलता है, तो 15 पैसे लाभार्थी तक पहुंचते हैं। मतलब राजीव गांधी कहना चाह रहे थे कि हमारी सरकारों में 85 पैसे अधिकारी और भ्रष्ट नेताओं की जेब में जाता है। अब आप सोचिए कि इनकम टैक्स का पैसा सरकार के पास इकट्ठा हो रहा है, और उसका 85% धन नेताओं की और भ्रष्ट अफसरों की जेब में जा रहा है। अभी मोदी जी आ गए। मोदी जी ने क्या किया कि भाई जो भी लाभार्थी है, चाहे किसानों को सम्मान निधि देनी है, चाहे किसी को मकान देना है, चाहे किसी को जो है पेंशन देनी है, वृद्धावस्था या विधवा,
सबके खाते में जाएगा सीधा, कोई कैश आवंटन नहीं होगा, सीधा खाते में जाएगा। और वो सीधा खाते में जा रहा है तो 1 रुपया केंद्र डालता है, 1 रुपया ही पहुंच रहा है। 2,000 रुपए सम्मान निधि की किस्त दी जाती है किसानों को, 2,000 कैसे जा रहा है, बीच में कटौती नहीं है। चाहते तो मोदी जी इसमें अरबों रुपए अभी तक कमा सकते थे, जैसा कि कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, मनरेगा घोटाला, क्या क्या नहीं हुआ। तो पूरी दुनिया में मोदी के इस बात की धाक है और इसीलिए जेन जी की मांग है कि मोदी जैसा हमें पीएम चाहिए। जेन जी की अपनी पुकार है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन यहां नेहा सिंह राठौर एक काबा काबा वाली है, कांग्रेस की टूल किट है। वो क्या लिख रही है, उस बच्चे की जिसने मीडिया में बोला है उसको लिख रही है, सबक लीजिए, आपदा में अवसर मत ढूंढिए। और वो नीचे लिख रही है, नेपाल जाकर भी मोदी मोदी करवा रहा है गोदी मीडिया, एक व्यक्ति 2 चैनलों पर पकड़ा गया। अरे भाई, कहीं अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो मैंने तो ऐसा देखा है कि सारा मीडिया खड़ा है, अगर कोई वक्ता अच्छा है, कोई ठीक बोल रहा है तो 10-10 चैनल उसको कवर करते हैं कि भाई हमारे भी चैनल पे बाइट दे दे, हमारे भी चैनल पे बाइट दे दे। वहां भीड़ में जहां हल्ला गुल्ला हो रहा है, वहां एक बच्चा अगर आपके देश की तारीफ कर रहा है तो नेहा सिंह राठौर और ये पूरी विपक्षी पार्टी, इनको तो खुश होना चाहिए कि कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की जा रही है। लेकिन इनकी जलन देखिए और बौखलाहट देखिए। नेहा सिंह राठौर इसको कह रही है कि साहब गोदी मीडिया वहां जाके इस तरह की बात कर रहा है। तो इसमें शहजाद पूनावाला है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा और उन्होंने लिखा, भाई जी पूरा आंदोलन नेपो किड्स और उनके परिवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। राहुल गांधी से बड़ा नेपो किड और राहुल गांधी परिवार से ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई है, क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये जो बच्चा है ना, ये ठीक बोल रहा है। यह आक्रोश भ्रष्टाचार और उनके खिलाफ है जिन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया, मौज मस्ती कराई और इस पैसे को लूटा जो देश का पैसा है। इसी में मैं तो चिंता कर रहा हूं कि कहीं सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ इस तरह की चीजें, अगर केंद्र सरकार मोदी बीजेपी को कुछ नहीं करना, राहुल गांधी के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, प्रियंका गांधी की कितनी प्रॉपर्टी है और दामाद जी की कितनी प्रॉपर्टी है, सोनिया गांधी के नाम कहां कहां कितनी प्रॉपर्टी है और कांग्रेसियों के पास किसके क्या प्रॉपर्टी है, ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है चुनाव के टाइम पे। इसके अलावा प्राइवेट तौर पे निकालें और देश के सामने अगर रख दें तो नेपाल जैसे हाल भारत में भी हो सकते हैं। इन कांग्रेसियों को लोग आशंका कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो इसको चाहता नहीं हूं कि कोई भी देश में हिंसा हो या इस तरह की बात हो, लेकिन कांग्रेस ही कह रहे हैं कि नेपाल जैसा हाल भारत में भी होगा। तो अगर ये पासा पलटा और यहां राष्ट्रवादी जागृत हुए तो कहीं ऐसा ना हो भाई राहुल गांधी और ये गांधी परिवार तो विदेशों में ठिकाने बताए जा रहे हैं, इनके विदेश भाग जाएंगे जैसे वहां के नेता भाग गए नेपाल के। लेकिन बाकी कांग्रेसियों का क्या होगा, ये सोचने की बात है और इसीलिए चिंता है ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं। और अब ये इनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। देखते हैं, राहुल गांधी कह रहा है मुझे कुछ समय चाहिए, मैं एक हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। देखते हैं राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कब फूटता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।